हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम दिया है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस डेट का होना चाहिए, और ये भी आपको पता होना चाहिए किस साइड का, यानी कि महिला है तो उसके पति के साइड का होना चाहिए या उसके पिता के साइड का होना चाहिए। ये सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। और नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे किन स्टूडेंट को डीबी में नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आते होंगे लेकिन उन्हें डीबी में नहीं जाना चाहिए अगर उनके उनके डॉक्यूमेंट में ये कमी है। तो ये सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे। लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपके रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, कब तक इसका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन उन्हें डीबी में नहीं जाना चाहिए उनके पास अगर ये योग्यताएं नहीं है। तो इसमें लिखा है अहर्ता योग्यता का संक्षिप्त विवरण, यानी कि कौन सी योग्यता वाले स्टूडेंट को डीबी में नहीं जाना चाहिए, यानी उनके पास अगर ये योग्यताएं पूरी नहीं है तो उन्हें डीबी में नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपके पास ट्वेल्थ की मार्कशीट सभी के पास होगी। ये चीज आपके पास सबके पास है। तो नेक्स्ट अगली चीज है सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का डिप्लोमा। अगर जिन स्टूडेंट के पास ये नहीं है तो वो डीबी में ना जाएं, जाने से कोई फायदा नहीं है, अपना किराया भाड़ा फूक के आएंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा, चाहे उनके मार्क्स भले ही कितने भी आते हों। तो उन लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगली चीज है 3 माह का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण, यानी 3 माह की 3 महीने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए अगर जिसके पास नहीं है तो वो भी डीबी में नहीं जाएगा तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज उसे भी डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। भले ही आपके मार्क्स 60+ क्यों ना आते हों, आपको फिर भी डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। अगली चीज है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का, ये आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डीबी में जाएं, अदरवाइज आप डीबी में ना जाएं, वरना आपको लौट के वापस आना पड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कंपलसरी योग्यता है, ये चीज आपको बता रहा हूं। अगर इनके बिना, अगर आप मतलब आपके पास ये सारी योग्यताएं नहीं है तो आप डीबी में जाएंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। बाकी कुछ ऑप्शनल योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की सेवा अगर आपके पास है तो ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का वीर प्रमाण पत्र। तो ये सारी ऑप्शनल है, इनसे आपको छूट के लिए दी जाने वाली है, यानी इनसे आपको छूट मिल सकती है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि हमें मतलब 2 तरह से छूट ले सकता हूँ, मान लो किसी और वजह से मिल रही है और दूसरी किसी और वजह से, तो उन्हें एक ही छूट मिलेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप ये सोचे डबल आप इसका फायदा ले लें, डबल फायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो ये चीज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये चीज तो ये थी कि जिन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें डीबी में नहीं जाना चाहिए। अब हम देख लेते कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सबके पास होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है डीबी एडमिट कार्ड। तो ये आपको कब मिलेगा, जब आपका डीबी का रिजल्ट आएगा तब आपको ये चीज मिलेगी। तो इसका एडमिट कार्ड आपको प्रिंट कराना है। हो सकता है 2-4 फॉर्म आपको और मिले, क्योंकि मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम के लिए, तो उनको भी आपको प्रिंट निकलवा लेना है। डीबी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर एक एक चीज आप नोट करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। जहां जहां कंफ्यूजन है कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपका कोई भी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं रहने वाला। अगली चीज है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रमाण पत्र हैं, सर्टिफिकेट हैं, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। मार्कशीट के अलावा आपका जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, जिसे आप सनद बोलते थे, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। अब तो खैर 10वीं और 12वीं का एक ही पे आता है सब कुछ, लेकिन पहले क्या होता था, अलग अलग आता था। तो अगर आपके पास अलग है, आपने अगर पहले बहुत पहले हाई स्कूल कर रखा है, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट आपके लेके जाना है, यानी आपको अपना 10वीं की मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी, ये दोनों चीजें आपको लेके जाना है। इसी तरीके से 12वीं अगर आपकी एक ही है तो एक ही चीज ले जाएंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को आपको लेके जाना है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट भी लेके जाना है और आपको इसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये सारी चीजें आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली चीज है पासपोर्ट साइज फोटो। अब ये आपको डीवी के टाइम आपको पता लगेगा कि 10 जाना है, 6 जाना है, 5 जाना है, जितने भी जाना है आपको उसके अकॉर्डिंग न्यू बनवा लेना। मेरे हिसाब से 4 या 6 आपको मांगे जा सकते हैं। और जो आपने फॉर्म पर लगाए होंगे तो उनको आप अपने पास जरूर रखेंगे, उनकी भी जरूरत पड़ती है। अगली चीज है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, अगर लड़की जिसकी शादी हो गई है तो उसे पिता की साइड का लगाना है। ये ना सोचे कि अपने हस्बैंड की साइड का लगा दे, पिता की साइड का ही मान्य होगा। और नवीनतम यानी कि नया होना चाहिए, पिछले 3 वर्षों के भीतर जारी किया जाना चाहिए, यानी 3 वर्षों के भीतर का होना चाहिए। मान लो किसी का 3 वर्ष से पहले का है
तो कोशिश ये करें कि वो आप एक नया भी बनवा ले और एक अपना ओल्ड भी लेके जाए, यानी नया और पुराना दोनों लेके जाएगा तो फायदा होगा। और मान लो उसके पति की साइड का भी और पिता के साइड का भी है, तो दोनों साइड का लेके जाए, मतलब ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, ले जा सकते हैं, दोनों का आप ले जाएं, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। तो ये चीज ध्यान रखना, जाति प्रमाण पत्र पिता की साइड का होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का, मतलब 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। 3 वर्ष पुराना हो, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 वर्ष से ज्यादा पुराना ना हो। इसी तरीके से निवास प्रमाण पत्र जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, तो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है तो अपने पति की साइड का नहीं, अपने पिता की साइड का लेके जाना है। यानी आपकी शादी मान लो ए जगह आप रहती थी अपने पिता के साथ और आपकी शादी बी में हो गई है, बी शहर या बी गांव में हो गई है, तब आपको ए का ही लेके जाना है, यानी अपने पिता की साइड का लेके जाना है। और ये भी आपका नया होना चाहिए, पिछले 3 वर्षों के भीतर जारी हुआ जाना चाहिए। अगर आपके पास ओल्ड है तो आप एक नया भी बनवा लें और ओल्ड और न्यू दोनों लेकर जाएं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से लड़कों के लिए भी ये जारी होना चाहिए पिछले 3 वर्षों तक का। बाकी लड़कों का तो पिता के साइड का ही होता है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ है EWS प्रमाण पत्र। जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब उनके लिए डेट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। जो डेट, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप ये ना समझें कि मैं अपने पास से, मैंने जो नोटिफिकेशन है उससे इसको डेट को उठाया। तो आपकी डेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 19 जुलाई 2024 के बीच का आपका ये EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इससे पहले का है या इसके बाद का है तो मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अब आपके पास अगर इस डेट से पहले का है या इस डेट के बाद का है, तब आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, नोटिफिकेशन में कई बार 2 जगह इस चीज़ को मेंशन किया है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 19 जुलाई 2024 के बीच का जारी किया जाना चाहिए। और ये वर्ष 2023-24 की इसमें जो आय के विवरण दिया जाना चाहिए और 2024-25 के लिए ये मान्य होना चाहिए। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगली चीज है शपथ पत्र, यानी कि एफिडेविट। एफिडेविट आपको कब देना है? सबसे पहली चीज, यदि मार्कशीट में आपके नाम भिन्न हो, यानी आपकी मार्कशीट में, दोनों मार्कशीटें इंटर और हाई स्कूल की, उनमें नाम अगर थोड़ा सा बहुत मिस्टेक है तो आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट वहां पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये शपथ पत्र आपको अपने वकील से, रजिस्ट्री द्वारा बनवा सकते हैं। बाकी आपको पता लग ही जाएगा कैसे बनना है, और जब डीबी का रिजल्ट आएगा तब थोड़ी सी हेल्प हम भी आपकी कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, मार्कशीट में अगर नाम गलत है, पिता का नाम गलत है या तुम्हारा गलत है या किसी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये चीज़ इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा। अगला, 10वीं 12वीं या स्नातक में अध्ययन के अंतर में गए पे, यानी कि आपने क्या करा है, आपने मान लो 2012 में आपने हाई स्कूल किया है। अब आपने क्या किया, 1 साल का आपने गैप ले लिया और आपने 2013 से आपने 11वीं में, सॉरी 2014 से आपने क्या करा, 11वीं क्लास में एडमिशन लिया। तब आपका जो इंटर होगा तो कब होगा, 2015 में। तो ये आपका 1 साल का गैप हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको एक एफिडेविट लगाना होगा। अगर हाई स्कूल में गैप है, इंटर में गैप है या फिर ग्रेजुएशन में गैप है, तब आपको ये क्या करना होगा, एक सर्टिफिकेट तब भी आपको प्रोवाइड कराना होगा। ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें, यदि फॉर्म में कोई गलती, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है, पिता के नाम में, अपने नाम में, या फिर और कोई गड़बड़ कर दी है, तब भी आपको एक एफिडेविट देना होगा। ये एफिडेविट ये 3 कंडीशन में आपको प्रोवाइड कराना है। तो ये एफिडेविट आपको पहले ही बनवा के रखना है। इसके लिए एक शपथ पत्र फिर बनता है, वकील इसमें टाइप करता है कि इन्होंने, मतलब ये फॉर्म था, इसमें ये गलती हुई थी और इसके लिए इन्होंने ये लागू किया है। तो वो शपथ पत्र जब आपका बनवाना, मतलब आपका जब डीबी का रिजल्ट आएगा तब आपको बनवाना होगा। अगली चीज, पहचान पत्र के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें अगर हों तो ले जाएं। अब ऐसा नहीं है किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो परेशान हो जाए, तो पैन कार्ड जरूर होगा, पैन कार्ड भी नहीं है तो आधार कार्ड तो जरूर होगा। बाकी पहचान पत्र, वोटर आईडी वगैरह, ये सारी चीजें आपको अपने पास रखना है। तो ये भी आपको सब लेके जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आप अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। बाकी और तरीके के जो और सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि खेल कोटे का है, और बहुत सारे सर्टिफिकेट आते हैं, तो उनको भी आपको लेके जाना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से फंसते हैं तो उनको भी आपको अपने साथ लेके जाना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको अपने पास कैरी करके रखना है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी, क्या नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको कट ऑफ को लेकर परेशान नहीं होना है। आप अब, मतलब आपको लगता है कि आपका डीबी में रिजल्ट आ सकता है, अब मैं इसे झूठ बोल दूं या फिर अपने पास से झूठ सच्ची कह दूं कि हाँ इतनी जाएगी, नहीं इतनी जाएगी, अब ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। एक
अनुमान ही हर कोई लगा सकता है। तो मेरे हिसाब से 35+ वाले स्टूडेंट डीबी के लिए रेडी रहें, और बाकी अपने जो दूसरे एग्जाम है उन पर भी फोकस करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप दूसरे एग्जाम को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ज़रा सी गलती से आपको डीबी, आपकी ज़रा सी गलती डीबी से आपको बाहर कर सकती है। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो जिन लोगों के कम मार्क्स हैं तो उन लोगों के लिए बता दूं, ये दोनों बुक हमारी चल रही हैं इस टाइम। ये वाली तो खैर स्टॉक में नहीं है, ये 2 बुक रह गई हैं अभी इसकी प्रिंट के लिए, और प्रिंट होना है। बाकी ये कंप्यूटर की बुक अपने और एग्ज़ाम के लिए आप मंगा सकते हैं। इसकी प्राइस 369 रुपये है, और ये स्टॉक के लिए आ जाएगी तब आपको बता देंगे। अभी 2 बुक बाकी हैं, तो ये बुक आप परचेस कर सकते हैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए। बाकी ये टेस्ट सीरीज भी हमारी चलाई जा रही है एजीटी एग्ज़ाम के लिए और बीपीओ एग्ज़ाम के लिए, और एजीटी एग्ज़ाम की बुक भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। तो उस पर काम चल रहा है, प्रूफिंग चल रही है, और 3 से 4 दिन के अंदर प्रिंटिंग के लिए भेज दी जाएगी, यानी 10-15 दिन के अंदर आपके पास ये बुक मतलब मिल जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं तो इन एग्ज़ाम की ओर फोकस कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कंटेंट में तो हम कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सावधानी बरतते हैं और ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट। तो जो जितने छोटे छोटे एग्जाम थे, आपको पता है ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे गए थे और एग्जाम भी कम लोगों ने दिया था, तो इनकी ज़्यादातर कॉपियाँ चेक की जा चुकी हैं। जो बहुत सारी जानकारी निकल कर आ रही है, तो पता ये लगा है कि इनकी कॉपियाँ चेक की जा चुकी हैं। अब इनके रिजल्ट की अगर डेट की हम बात करें, तो वो इसका रिजल्ट डेट अप्रैल के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाए। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखना है। बाकी और दूसरे एग्जाम पर भी आपको फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि आप इसी पर डिपेंड रहें, हो सकता है जरा सी गलती ऐसा हो ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जरा सी गलती से डीबी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करना है। बाकी अपना इस पर भी आपको जितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रेडी रखना है। आई होप आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड आप मैसेज ना करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, आप ये मान के चलें 35+ है तो थोड़ी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें बनवा लें, अगर नहीं बनवाए हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।